अभी खुलता हुआ चला जाएगा। अब इसकी जो कपड़े की जो ये देखो थिकनेस है ना भाई, कुछ ज्यादा है नहीं, मैं आपको दोबारा से, लेकिन जब आप पीछे जाते हो ना मूड खराब सा हो जाता है। और जो सेकंड रो का ये स्पेस है ना भाई, ये आप मिस करोगे बाकी सारी गाड़ियों में। कितना बड़ा लेआउट है यार ये, और ये मिनिमलिज्म को इसलिए फॉलो करता है, इसके ऊपर कुछ ज्यादा है नहीं। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, अब मुझे चाहिए कि ओआरवीएम दोबारा खुल जाए, फिर मुझे पार्क का बटन दबाना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, ओआरवीएम फोल्ड करने पड़ेंगे, तब जाके आप दोबारा से रिवर्स में आओगे। और गाइस अगर एमजी को डूबती हुई नैया पार लगानी थी तो वो इस प्रोडक्ट के साथ में आया, और इसने एक्चुअली नाव पार करवा दी, दूसरी तरफ दूसरे शोर पे पहुंचा दिया, क्योंकि इसकी 65,000 यूनिट्स अभी तक मार्च 2026 तक बिक चुकी है। हर महीने तकरीबन 4,000 यूनिट क्लॉक कर रही है। ये इसमें ऐसा क्या है, लोग जो क्रेजी हो रहे हैं इसको लेके, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जितनी ज्यादा एमजी की विंडसर बिकी है कोई प्रोडक्ट नहीं बिका, और क्यूमुलेटिव यानी कि अगर हम ऐड ऑन करें बहुत सारी गाड़ियों को तो उनकी टोटल सेल्स भी इसके आसपास नहीं आती है। तो दोस्तों आज ही जानेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स, ड्राइव करके बताऊंगा क्यों आपको ये लेनी चाहिए, और एक ऐसा पॉइंट जो इसकी खूबी भी है बट सरदर्द भी बनता है, और वो सरदर्द बहुत भयंकर सरदर्द है यार, स्पेशली गर्मियों में। कम विद मी, आई विल टेल यू each and everything why you should consider this car and why you should avoid it. देखो डिजाइन के मामले में ना इसके ऊपर चाइनीज इन्फ्लुएंस जरूर आपको नजर आएगा, आपको डीएनए नजर आएंगे जो चाइनीज लोकल गाड़ियां है ना, जिस तरह की डिजाइन फिलोसफी के साथ में आती है। हालांकि एमजी ऐसा क्लेम करता है कि दोज आर ब्रिटिश कंपनी, बट इट इज एक्चुअली ओन्ड बाय साइक मोटर्स। नाउ आप देखोगे कहीं ना कहीं बैजिंग जो है साइक मोटर्स की लग जाती है। यहाँ भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, ये सबसे बढ़िया चीज लगती है मुझे। अगर आपको कभी लगे कि आपके पास में शीशा नहीं है तो आप इसमें अपनी शक्ल तक देख सकते हो, और ये बहुत मिरर जैसा इफेक्ट जो है वो देता है। यहाँ पे ये जो लैंप है ना, ये बड़ी लैंप है, बहुत बढ़िया थ्रो है भाई इनका, और साथ ही कॉर्नरिंग लैंप भी है। जैसे हल्का सा आप स्टीयरिंग व्हील मोड़ते हो ना, तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है और आपको देती है बेहतरीन विजन, और थ्रो बहुत अच्छा है। यहाँ से फ्रंट से जो डिजाइन है ना वो काफी अपीलिंग सा है, काफी बढ़िया सा लगेगा आपको। लेकिन जब आप पीछे जाते हो ना मूड खराब सा हो जाता है। अजीब सा डिजाइन है, अनकन्वेंशनल डिजाइन जिसको हम कहते हैं, वो डिजाइन जो है वो कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं है। थैंक गॉड एमजी ने यहाँ पर जो है वो फ्रंट माउंटेड नहीं, साइड माउंटेड जो है वो चार्जिंग ऑप्शन दिया है, बट ये 60 वॉट पर ही आज भी चार्ज करता है, जहाँ मुझे लगता है इसको 100 से ऊपर 120 किलो वॉट पर तो होना चाहिए था। एलॉय व्हील्स देखो, ये एलॉय व्हील्स कन्वेंशनल एलॉय व्हील्स हैं, बहुत टाइम से ऐसा बहुत साल पहले देखा करते थे। जो एलॉय व्हील का डिजाइन है मेरे मुताबिक ऐसा नहीं है जो अभी ट्रेंड में है। बाकी जो टायर साइज है 215 सेक्शन का बहुत बड़ा है, और 55 एस्पेक्ट रेशियो होने की वजह से कभी कभी सस्पेंशन के साथ में इसकी ट्यूनिंग नहीं बैठती, और वो कंफर्ट जो इसको ऑफर करना चाहिए वो नहीं करती है। यहाँ से ये डिजाइन मैं आपको देख रहा हूँ यार, आप में से केवल 6% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारी मेहनत बहुत लगती है भाई इस तरीके के रिव्यूज लेके आने में। ये गाड़ियाँ जो है वो अरेंज करने में मेहनत लगती है, कंपनीज के साथ रिलेशन बनाने में मेहनत लगती है, इसीलिए आपकी छोटी सी स्क्रीन पे हम लोग आ पाते हैं बहुत सारे प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के बाद में। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये डिजाइन देख रहे हो, ये अप्रोच एंगल इसका बढ़िया है, ये ना घूमता है, अनलाइक अदर एसयूवीज इन द सेगमेंट। ये थोड़ा क्रॉसओवरिश या एम्पीविश लुक आपको देती है इसी वजह से, और ये कहीं से भी लगती नहीं है ना तो यहाँ से, और 186 मिलीमीटर होने के बावजूद भी यहाँ से भी नहीं लगती भाई। तो कभी भी आप कहीं ऐसी जगह भी लेके जा रहे हो तो इसको ये कंसिडर करके मत ले जाना कि भाई ईवी है, कहीं अटक वटक ना जाए, एक्चुअली में कैपेबल है। ये फ्लैश डोर हैंडल्स देख रहे हो, जैसे ही मैं गाड़ी के पास में जाता हूँ ना, गाड़ी हो जाती है अनलॉक। अब क्योंकि मैं बैठा हुआ था ना तो क्या हुआ, बटन दब गया, अब मुझे अनलॉक करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं इससे दूर जाऊंगा ना, ये देखना गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी, मुझे जरूरत ही नहीं है इसको लॉक करने की। और जैसे ही मैं इस गाड़ी के पास में आऊंगा ना, आप चाहे भले उस साइड हो चाहे इस साइड हो, दैट मीन्स कि इसका जो सेंसर है वो दोनों साइड ही है, और ये बढ़िया बात है। तो अगर आप गाड़ी के इस साइड भी हो तो ये की फॉब आप देख लो, नजर मार लो, क्योंकि ये जो की फॉब है ना वो एमजी लगभग सारी गाड़ियों में देख रहा है, लॉक अनलॉक और ये बूट के लिए। फ्लश डोर हैंडल्स है, मुझे तो आज तक कभी भी परेशानी नहीं आई। अच्छा है कि ये उनकी तरीके से नहीं है जैसे टाटा और एक और कंपनी है जिसमें मुझे जो है वो मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। भाई ये नहीं होना चाहिए किसी भी, क्यों फालतू में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर वो आपको नजर नहीं आएगी। 360 डिग्री कैमरा है, फ्रंट में भी एक कैमरा मिलता है ऑब्वियसली जब आप पार्क वगैरह करते हो। हालांकि उसके साथ में एरर है, मैं बताऊंगा आपको, पीछे आओ पहले आप।
यहाँ पर देखो पीछे का जो वाइपर है ना वो कंप्लीटली मिस कर दिया, पता नहीं भाई एमजी क्यों यहाँ से वाइपर मिस किया है, समझ में नहीं आता। एक दिन क्या हुआ, ये पूरी विंडशील्ड जो है वो पीछे की खराब हो गई थी, तो मुझे लगा, मैंने कहा चलो यार वाइपर वगैरह मार देते हैं इस पे। कंट्रोल देखा तो राइट साइड में वाइपर का कंट्रोल है, बट पीछे ऑपरेट ही नहीं हो रहा है। जनरली जो है नीचे आपको पुश करना पड़ता है, मैंने वो भी करके देख लिया। मैंने कहा भाई समस्या क्या है, फिर मैं निकल के आया, वाइपर था ही नहीं। तो थोड़ा ना कंफ्यूजन ही पैदा करता है। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि रियर का वाइपर चालू करने के लिए आपको स्क्रीन से कहीं से ऑपरेट करना पड़े। तो कंफ्यूजन इसकी स्क्रीन को लेके बहुत ज्यादा है, और आज भी है। रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह बढ़िया काम करते हैं, बस ये डिजाइन आपको समझ में आ जाए तो पीछे से कोई ऐसी समस्या नहीं है। सबसे बढ़िया बात पता है क्या इस गाड़ी की, भाई भरपूर स्पेस है, 600 से ऊपर का बूट स्पेस मिलता है। मैं तो सो जाऊं इसमें, कहीं पिकनिक विकनिक में जाओ भाई आराम से मस्त सो जाओ इसमें, बढ़िया जगह मिलती है आपको यहाँ पर। और सारी चीजें जो है वो आपको प्रीमियम एक नंबर एक क्वालिटी की मिलेगी। तो मटेरियल क्वालिटी या फिट एंड फिनिश, इन सभी में तो कुछ भी समस्या है नहीं। ये पकड़ने का जो सिस्टम है ना यहाँ पे, यहाँ से आपको इसको बंद करना पड़ेगा। कोई भी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल पीछे की बोट नहीं आती, और नहीं आती तो बढ़िया है, मैनुअली मेरे को तो ज्यादा समझ में आती है। इंटीरियर्स में चलते हैं, वहां बताता हूँ आपको क्या समस्या है और कौन सी वो ऐसी चीज है जो प्रो भी है और कौन भी है एक ही साथ, और सच में दिमाग खराब करती है। देखो ये बात सच है कि इस गाड़ी के अंदर स्पेस ऐसा है कि मतलब 40-50 लाख की गाड़ी में भी शायद आपको ऐसा स्पेस ना मिले इसके रियर में। और वो स्पेस और भी ज्यादा महसूस हो जाता है जब ये बड़ी बड़ी सी विंड स्क्रीन आप देखते हो। ये देख रहे हो आप, इतनी बड़ी भरपूर फैली हुई है ये, तो ऐसा लगता है आप किसी वॉल्वो वगैरह बस वगैरह में जा रहे हो और सारे नजारे आपको दिखाई देते हैं। अब ये जो कपड़ा है ना, आप इसको कैसे खोलोगे, यहाँ से खोलोगे। ये देखो यहाँ से मैंने विंडो डाउन करी और इसको कर दूंगा मैं, ये देखो ऊपर, अब ये खुलता हुआ चला जाएगा। अब इसकी जो कपड़े की जो ये देखो थिकनेस है ना भाई, कुछ ज्यादा है नहीं। मैं आपको दोबारा से पास आके दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ नहीं है इसकी थिकनेस ऐसी कि ये ऊपर से आने वाली जितनी भी गर्मी है ना उसको रोक सके। और क्या होता है जब आपकी गाड़ी खड़ी हुई है भाई दोपहर तक, दोपहर के बाद में आपको शाम को निकलना है, फॉर एग्जांपल 4 बजे के आसपास आपको निकलना है, तपी हुई है ये पूरी विंडशील्ड, तपी हुई है, तो पता है क्या, अंदर का जो एसी है ना इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी इसको ठंडा नहीं कर पाता केबिन को। रीजन क्या है, 2 रीजन है। सबसे एक तो बड़ी बड़ी विंड स्क्रीन्स, और ये बड़ा सा मून रूफ जिसके ऊपर कोई भी कवर नहीं लगा गया है, और समझ लिया गया है कि ये जो कपड़ा है यही जो है वो गर्मी रोक देगा। ऐसा नहीं है भाई, इसमें से ना तपती हुई गर्मी निकलती है और वो आपके जस्ट मुंह पे लग रही होती है। तो ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है जब मैं रोजाना इसको निकाल रहा हूँ, रोजाना इस गाड़ी को बाहर लेके जा रहा हूँ। और ऊपर से सोने पे सुहागा बन जाती है ये बड़ी बड़ी विंडोज जिसके अंदर से भी गर्मी आ रही होती है। अब ये छोटी होती तो ऑब्वियसली उस लेवल की गर्मी पैदा नहीं कर रही होती। अब इसका जो एसी है ना, है तो वही आपको कंप्रेसर लगभग उसी साइज का मिलता है, बट वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं कर पाता है, और यहीं पर मुसीबत पैदा होती है। आपको थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 20-25 मिनट इसको लग जाते हैं पूरी कैबिन को ठंडे करने में। ये सबसे बड़ा सरदर्द है गाइस, स्पेशली दिस वन भाई। ये जो लग रही होती है ना एकदम चटक गर्मी, और आपके यहाँ पर लेफ्ट वाले एरिया में लग रही होती है, अनबियरेबल हो जाता है कभी कभी। और जो सेकंड रो का ये स्पेस है ना भाई, ये आप मिस करोगे बाकी सारी गाड़ियों में। कोई सी गाड़ी खरीद लो आप कर्व ले लो, ई विटारा ले लो, ई विटारा में तो और भी बकवास रियर रो कंफर्ट है। मैं नहीं मानता हूँ कि उसके अंदर एक्चुअली सेकंड रो में कंफर्ट है। ये हुआ है विंडसर के बॉर्न इलेक्ट्रिक होने की वजह से। अगर ये बॉर्न इलेक्ट्रिक नहीं होती तो इस तरीके का स्पेस आप नहीं निकाल सकते थे किसी भी कन्वेंशनल आइस इंजन के ऊपर बेस्ड। अब क्रेटा को देख लो आप, और इनफैक्ट आप ये भी देखो ना कि ई विटारा बॉर्न इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी वो सेकंड रो में स्पेस नहीं निकाल पा रही है। तो हाउ परफेक्टली इंजीनियर्स वुड हैव वर्कड ऑन एमजी विंडसर कि भाई स्पेस भरपूर रहे। तो सच में काफी बेहतरीन स्पेस है। और यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये जो पैटर्न्स है ना इसके सीट के ऊपर, ये पैटर्न्स आपको लगता होगा यार ये डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं, लेकिन जब मैं बैठ जाता हूँ ना मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता कि मैं किसी अनइवन सर्फेस पे बैठा हूँ। तो ये चीज है, हल्का फुल्का मेरे को फिर भी बैक में समझ में आता है कि हाँ कुछ तो अनइवन है, बट यू गेट यूज्ड टू इट, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। आप सेकंड रो को भी कंप्लीटली पुश डाउन कर सकते हो, आगे टू एंड फ्रो जो है वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड है। बाकी भाई स्पेस के मामले में इस गाड़ी का कोई जवाब है नहीं, एंड दिस इज वन ऑफ द यूएसपी व्हाई दिस कार एक्चुअली सेल्स। इट डजंट गेट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्राइसिंग, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन आप इसके स्पेस को ऐसी यूएसपी बना ली कि वो उसका सेलिंग पॉइंट बनता है। जिसको आइस लेनी होती है वो ये लेके चला जाता है, जिसको एस्टर लेनी होती है वो ये लेके चले जाता है, जिसको क्रेटा या इस सेगमेंट में आने वाली और गाड़ियां हैं वो केवल कंफर्ट और स्पेस के लिए इस गाड़ी को इसलिए कंसिडर कर लेते हैं, भले ही ये ईवी हो। तब भी कुछ और चीजें हैं जो हम
प्रेज कर सकते हैं एक्चुअली एमजी की, और वो है मिनिमलिज्म। भाई इतना मिनिमलिज्म है इस गाड़ी के अंदर। जैसे आप इस दरवाजे को देखो, यहाँ पर ना सारी विंडोज पुश डाउन बटन के साथ में आती है। मतलब आप बटन दबाओ एंड योर विंडोज आर रेडी टू रोल अप एंड रोल डाउन। ये बड़ा सा लेआउट देखो आप डैशबोर्ड का, कितना बड़ा लेआउट है यार ये। और ये मिनिमलिज्म को इसलिए फॉलो करता है, इसके ऊपर कुछ ज्यादा है नहीं, बट ओवर मिनिमलिज्म इतना ज्यादा है कि डिपेंडेंसी आपको सारी स्क्रीन पे कर देनी पड़ती है। और ये स्क्रीन हैंग होती है भाई, स्पेशली इन समर्स। भाई लिटरली आप परेशान हो जाओगे कभी कभी। तो जैसे मैं गाड़ी से अंदर आया, अंदर आने में मैंने रिवर्स करी, मैं किसी ट्रैफिक जैम में हूँ, और या फिर मेरे आगे पीछे जो है वो कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि मुझे तुरंत रिवर्स करके तुरंत निकलना है। तो इसका जो 360 डिग्री कैमरा इट वोंट सपोर्ट यू, तो आपको वही कन्वेंशनल मिरर्स वगैरह का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी को निकालना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक था, लेकिन आप जब स्विचेस वगैरह भी, लाइट के ORVM भी, ये सारी चीजें ये डैशबोर्ड पे लगी हुई स्क्रीन पे दे देते हो ना, तो कॉम्प्लिकेशन जरूर आती है भाई। एक ड्रॉबैक और भी है, जैसे अब मैंने गाड़ी को आगे चलाया, ठीक है, मैं गाड़ी को आगे हल्का सा चला रहा हूँ, बट मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरे को अपने गैराज के अंदर खड़ी कर देना है, ये ORVM को बंद कर देना चाहिए। अब क्या है, मैंने फॉर एग्जांपल रिवर्स किया पहले, ठीक है, रिवर्स कर दिया। अब मैं रिवर्स करते हुए अपने गैराज में गाड़ी को लेके जा रहा हूँ। अब समस्या ये है कि मैं इस रिवर्स करते टाइम इसको होम स्क्रीन पे ला ही नहीं सकता हूँ, किसी भी तरीके से इसको होम स्क्रीन पे नहीं ला सकता हूँ कि मैं अपने ORVM को कंट्रोल कर सकूँ। तो पहले आपको पार्क करना पड़ेगा, फिर यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, फिर यहाँ से ORVM फोल्ड करने पड़ेंगे। अब देखो दोनों साइड के ORVM जो है वो फोल्ड हो गए हैं। अब मैं पीछे लेके जाऊंगा रिवर्स में दोबारा, ये एक्टिवेट हुआ, ठीक है। अब मैं आ गया हूं आगे पीछे। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, अब मुझे चाहिए कि ORVM दोबारा खुल जाए, फिर मुझे पार्क का बटन दबाना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, ORVM फोल्ड करने पड़ेंगे, तब जाके आप दोबारा से रिवर्स में आओगे और तब जाके गाड़ी को जो है वो लेके जाओगे। तो इतना बड़ा प्रोसेस हो जाता है ना कभी कभी। और यार क्यों आप सिंपली यहाँ पर ORVM के कंट्रोल नहीं दे सकते? मतलब सिंपल है, कुछ ऐसा ज्यादा आपको करना थोड़ी ना है। आप फिजिकल बटन्स अगर AC के दे सकते हो, दैट मीन्स की इंटेंशन तो आपकी AC की देने की इसलिए थी क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था इस पर्टिकुलर पैनल को, जब हमने सफारी में देखा, हैरियर के अंदर देखा, टाटा की लगभग सभी गाड़ियों के अंदर देखा, स्कोडा वॉक्सवैगन जैसे ग्रुप के अंदर देखा, और इन फिजिकल बटन्स का आपने तब इंट्रोड्यूस किया। तो आफ्टर थॉट तो वैसे भी आ सकता था ORVM को लेके और बाकी सारी चीजों को लेके, क्योंकि अगर आप ये MG की मेरे ख्याल में क्लाउड के नाम से आती है इंटरनेशनल मार्केट में या चाइनीज मार्केट में, वहां पे फिजिकल बटन्स नहीं है। और क्योंकि कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जहां पे चाइनीज गवर्नमेंट ने इलीगल किया है फ्लश डोर हैंडल्स को या स्क्रीन पर आने वाले कुछ फीचर्स को जिसको आप फिजिकली एक्सेस कर सकते हो, तो आप भी यहाँ पे कर सकते थे जैसे आपने AC की यूनिट को किया है। बाकी तो यहाँ पे USB-C टाइप वगैरह मिलते हैं, बट USB-A टाइप का भी ऑप्शन दिया गया है, दैट इज गुड। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 12 वोल्ट का DC सप्लाई दिया गया है, तो उसको इग्नोर नहीं किया है, अनलाइक महिंद्रा जिन्होंने अपने स्कॉर्पियो में पीछे दिया है USB 12 वोल्ट। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, बाकी चीज़ें तो बढ़िया है। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन तो है, बट अगर आप फोन रखते हो ना तो स्किड होता है, यहाँ पर भी स्किड होता है, और यहाँ पे तो कोई भी स्टॉपर वगैरह आपने दिया ही नहीं है। तो जब यहाँ पर स्टॉपर था, एक स्टॉपर यहाँ पे भी रख सकते थे अगर आपको ये डेडिकेट करना था मोबाइल के लिए स्पेस। एनीवे चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे। इस गाड़ी को चलाते टाइम ना आपको कभी कभी प्राउड वाली फीलिंग होगी, क्योंकि जिस साइज की ये गाड़ी है ना उस साइज की फील नहीं देती, उससे एक सेगमेंट अबव की फीलिंग देती है। देखो ये पूरा डैशबोर्ड क्लीन दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी गाड़ी में चला रहा हूँ, कुछ ऐसा मर्सिडीज सेगमेंट की गाड़ी चला रहा हूँ। और ऊपर से जो इसके जस्ट डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड के आगे वाला जो एरिया है जिसको हम लोग बोनेट वगैरह कहते हैं, वो यहाँ से बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। विजिबल नहीं होता क्योंकि वो छोटा है। कोई भी गाड़ी A, B और C पार्ट में बनाई जाती है, जो उसका A पार्ट है ना वो बहुत छोटा है, और इतना छोटा है कि कभी कभी आपको लगेगा कि यार मैं मोड़ तो रहा हूँ, कहीं लग तो नहीं जाएगी। सच में अगर क्रेटा हो, सेल्टॉस हो, इस सेगमेंट में आने वाली सियारा वगैरह जितनी भी गाड़ियां, एलिवेट वगैरह हो, इन सभी से इजी है ये गाड़ी चलानी। इन कॉम्प्लेक्स जगह, इन मार्केट प्लेसेस, कहीं पर भी आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लोग बिल्कुल उमड़े हुए हैं, एक जगह कंसंट्रेटेड हैं, तो आप बहुत इजीली भाई इसे निकाल पाओगे। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और आपके पास में ना, क्योंकि आपके पास में एयरी नेचर बहुत ज्यादा है गाड़ी के अंदर, आप देखो विंडो वगैरह बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट ये क्रिएट ही नहीं होने देती। ये A पिलर देखो, मुझे लग रहा था ये A पिलर बहुत बड़ा होगा तो मेरे लिए ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करेगा, बट वहां पे एक छोटा सा क्वार्टर मिरर दे दिया। अब इससे जो है मेरा वो वाला विजन क्लियर होने की वजह से मेरे पास में कोई भी तरीके का ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो ही नहीं रहा है। पीछे भी अगर आप देखो इसका ये वाला जो विजन है ERVM का, वो भी काफी क्लियर आता है।
कहीं से भी ये ब्लाइंड स्पॉट तो क्रिएट नहीं होने देती। तो ये चीज़ मान के चलो। दूसरी चीज़, जब आप इस गाड़ी को लेके चलोगे ना, तो ये जो सीट्स वगैरह है कंफर्टेबल है, इसमें कोई समस्या है नहीं, और ये वेंटिलेशन के साथ में भी आती है, तो आप कभी भी इसके वेंटिलेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो, वो भी आपको स्क्रीन से ही करना पड़ता है। तो ये अगेन एक लंबा प्रोसेस ज़्यादा, फिजिकल बटन्स होते हैं, तो ये देखो काफ़ी टाइम लगा देता है। अगर मुझे ऑपरेट करना है, मैं ये थोड़ी ना सोचता रहूँगा। तो ये चीज़ है, मुझे ये वेंटिलेटेड सीट्स मैंने यहाँ से टर्न ऑन कर ली, अब मेरे पास में ठंडी हवा जो है वो आती रहेगी। अच्छा, और आपके हाथ वगैरह ना कंप्लीटली फ्री से रहते हैं, मतलब बहुत दूर दूर है सारी चीज़ें, स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से क्रिएट किया हुआ है। आपका एक पैर तो एकदम ही फ्री रहता है, दूसरा केवल ऑपरेट करने के लिए है आपका पैर, जो थ्रॉटल को भी और साथ ही साथ ब्रेक पेडल को भी ऑपरेट करेगा। बट भाई वो फ्री सा रहता है, मतलब दीवार वगैरह पे कोई ऐसा रब वगैरह नहीं होता कि आपको लगे कि यार फटीक वगैरह जनरेट हो रहा है। ये सीट्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया था बढ़िया है, लंबे सफर के लिए 200-250 किलोमीटर इतनी रेंज है इसकी, 250 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज देगी बढ़िया। आप चला सकते हो इस गाड़ी को 250 किलोमीटर के आसपास रियल वर्ल्ड में। हालांकि ये क्लेम करती है 320 किलोमीटर, और इससे भी ऊपर वाला अगर आप वो 53 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है वो ले लोगे तो फिर तो मेरे ख्याल में 400 के आसपास आप क्लॉक कर सकते हो। और इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बढ़िया है भाई, मतलब 136 PS इंस्टेंट मिलती है आपको, टॉर्क वगैरह जो है वो इंस्टेंट मिलता है, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो आप किसी भी टाइम जो है वो पिक दे सकते हो गाड़ी को। और वो जो ईवी की फील होती है ना, वो इसके अंदर आपको डेफिनेटली आती है, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियों का होना वो इसके अंदर आपको नजर आएगा। आप 0 to 100 10 सेकंड के अंदर जब करते हो ना, वो वाली फील आपको नजर आती है। ओवरऑल एक बढ़िया गाड़ी है यार। देखो रियल लाइफ रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, 250 किलोमीटर के आसपास ही मेरे को फिलहाल दे रही है। घर पे चलाओगे तो 1-1.25 रुपए पर किलोमीटर पे चलेगी, अगर आपके यहाँ पर 8 रुपए पर यूनिट के आसपास की ही इलेक्ट्रिसिटी है तो। वरना बाहर चलाओगे तो तकरीबन यार आपको 4 से 5 रुपए डिपेंड करेगा चार्जर टू चार्जर। इनफैक्ट कहीं कहीं जगह तो मैंने देखा 6 से 7 रुपए भी लग जाते हैं, 8 रुपए भी लग जाते हैं। अडानी का जो चार्जर स्टेशन है वो 8 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है, तो बहुत महंगा पड़ जाता है। वो तकरीबन 24-25 रुपए एक यूनिट के लेता है, जबकि अगर आपकी सोसाइटी वगैरह का जो चार्जर है वो तकरीबन 12 रुपए के करीब लेता है एक यूनिट के, तो 4 रुपए ही एक्स्ट्रा है। स्टैटिक का मैंने अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही चार्ज किया था, तो वो मेरे को रियलाइज हुआ कि बढ़िया है। स्टीयरिंग फीडबैक बढ़िया है भाई, मतलब राइटली वेटेड है। सस्पेंशन सेटअप ठीक काम करते हैं, सिटी के लिए बढ़िया है, हाईवे के लिए भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी रोल वगैरह क्रिएट करेंगे, बट रफ पैचेस के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े हार्डर सस्पेंशन है जो उसको ज्यादा स्टेबल रखते हैं। चार्ज होने में तकरीबन 12 से 14 घंटा ये ले रही है 3.3 किलोवाट के चार्जर के साथ में, जो उसके साथ में पोर्टेबल चार्जर आता है, 12-13 घंटे में हो जाती है। मैंने जनरली इसको 0 to 100 नहीं किया है, तो मैं तकरीबन 20% से 100% का आपको एक मोटा मोटा अंदाजा दे रहा हूँ कि इतना ही समय इसको लगेगा। चलिए जानते हैं किसके लिए बनी है, किसको अवॉइड करनी चाहिए, कौन आज भी इसको खरीद के खुश रहने वाला है, कौन आज भी इसको खरीद के परेशान रहेगा। चलिए जानते हैं। देखो MG मिंट सर आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है, मुझे लगता है कि ये गाड़ी आपको पीस ऑफ माइंड तो देगी। एक रिलायबल ब्रांड के साथ में आती है, टैग जो टैगलाइन होता है रिलायबल MG है ही, और आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह इसकी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इनफैक्ट ईवी है तो आफ्टर सेल सर्विसेज का आपका ज़्यादा झमेला रहने भी नहीं वाला है। सिटी के लिए परफेक्ट, हाईवेज के लिए ओके, और ईवीज के साथ में देखो झमेला तो है ही, क्योंकि आपको ऑब्वियसली वो चार्जिंग नेटवर्क इंडिया में इस तरीके का नहीं मिलता है। कोई ना कोई अपनी गाड़ी लगा के रखता ही है चार्जिंग पे। कुछ कुछ ऐसे स्टूपिड लोग होते हैं जो चार्जिंग स्टेशन पे ही अपनी गाड़ी पार्क करके पता नहीं कहाँ गोली हो जाते हैं, तो उन केस के लिए तो वो तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सभी ईवीज को एक कटघरे में लेके आ जाती है कि भाई ये बाद में मेरे को पीस देगी ही नहीं। तो आपको लंबा चलना है तो अभी भी मैं कहूँगा कि कन्वेंशनल जो आइस वे है उस पर ज़्यादा रिलाई करो। अगर आपको हाईवेज वगैरह, आपकी ट्रिप्स बहुत रहती है यार, मतलब आप महीने में 3 से 4 बार जो है वो हाईवेज पे नाप रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, तब ईवीज एज अ प्रोडक्ट आपके लिए शायद नहीं बना हुआ है, तब आपको पेट्रोल डीजल इन सब पे ही स्टिक करना पड़ेगा। बट अगर आप ये खरीद रहे हो ना, तो आप एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कर रहे हो, क्योंकि 14 लाख रुपए एक शोरूम के प्राइस में आ रहा है, कोई नहीं आपको ऑफर कर रहा है। इसी प्राइस में तकरीबन आपको नेक्सॉन लॉन्ग रेंज मिलेगी, और अगर आप इसका प्रो वर्जन चले जाते हो तो ये क्रेटा ईवी और वो ग्रैंड ई विटारा जो जिसको हम कहते हैं उस सेगमेंट में चली जाती है, विनफास्ट VF6 वगैरह इन सेगमेंट में चली जाती है। अभी भी ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, काफ़ी फीचर रिच है, स्पेशियस इतनी है जो कोई ऑफर नहीं कर रहा है, एंड स्ट्रेंथ एंड ऑब्वियसली सेफ्टी वाइज भी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज, फीचर्स हैं जिसके अंदर MG ने बढ़िया काम किया है। तो मेरे हिसाब से तो हेड्सअप है, आप बिल्कुल जा सकते हो इस प्रोडक्ट के साथ में। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ही ली है, बस एक फॉलो का बटन है जो आपको दबाना है, वो दबा दो और टेक केयर।